तो इम्पैक्ट पैरामीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर ये बताता है कि ट्रेजेक्टरी क्या है, जो अल्फा पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, अगर मान लो अल्फा पार्टिकल इससे न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो उसमें डेविएशन भी नहीं होगी, डेविएशन नहीं होगी तो सीधा चला जाएगा वो। तो क्या होगा उस समय बी मैक्सिमम होगा। कहते हैं न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली और हम कह रहे हैं यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है, तो इसके लिए थीटा कितना होगा, 0 होगा। अब ये एक और है, अल्फा पार्टिकल अगर इधर आता है यहाँ से स्ट्राइक बैक करके वापस चला गया तो जो एंगल होगा ये कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बी मिनिमम है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बी, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या मिनिमम है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पाई होगी। अब एक जनरल यहाँ से मान लो एक अल्फा पार्टिकल आया और कुछ एंगल पे क्या हो गया, डेविएट हो गया, तो हम इस एंगल से इस लाइन से क्या लेते हैं, थीटा, इतना डेविएट हुआ है और यहाँ पर पाई और यहाँ पर डेविएशन ही नहीं हुई तो सीधा चला गया। तो ये ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने के काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी से ऐसे समझते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है, लॉन्च हुआ है यहाँ से, ये क्या है हमारा गोल्ड एटम, जो गोल्ड एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, इसका मान लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, वैसे 79 होता है पर हम क्या कर लेते हैं Z अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कहा है अल्फा पार्टिकल जैसे यहाँ से लॉन्च होगा तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सन के कारण अल्फा पार्टिकल इस डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और इस समय जो दोनों के इसके न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r0। ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे बोलते हैं r0, वो कितने पास पहुंच पाए। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ जहां पर ये अल्फा पार्टिकल स्टॉप हुआ है वहां पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ के आए हैं उसमें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, अगर पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन में R होती है, के की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 अल्फा पे चार्ज कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2 + E और इस पे होगा Z इंटू ई, एटोमिक मास इंटू ई। के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R0 है ना, ये हो गई। ये सोल्व करेंगे तो 2ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। पोटेंशियल एनर्जी कहीं रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी है के, तो के यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखी, मुझे R0 चाहिए तो मैं R0 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आता हूँ और के को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। तो बेसिकली जो मेरे पास आ गया 2ZE² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ चुकी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, ये करना है, आराम से समझना है। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर ने क्या किया, जो रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम थी उन्हें थोड़ा सॉर्ट आउट कर दिया। बोर को नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने पहले तो रदरफोर्ड के मॉडल में कमी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टेबल ऑर्बिट नहीं होगा, एनर्जी इमिट करेगा और एटम खराब हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बोर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, बोर साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने पोस्टुलेट दिए, उन पोस्टुलेट में पहले ही पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग स्टेबल एंड फिक्स एनर्जी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनकी एनर्जी फिक्स होंगी और वो स्टेबल होते हैं। अब क्या है, सेकंड उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम होगा L = NH अपॉन में 2 पाई। N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, N1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट। और थर्ड में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जा सकता है। जैसे मान लो इन्होंने कहा N2 में है, हायर एनर्जी स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो क्या करेगा, ये इमिट करता है, उस एनर्जी को इमिट भी करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी होती है E = h μ। इसको लिख Hc अपॉन लैम्बडा भी कर सकते हो, है ना। और इन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम समझा नहीं पा रहे थे तो बोर ने इसको एक्सप्लेन किया एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, इमिशन स्पेक्ट्रम को, इसलिए बोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ टर्म की बने, जैसे कि बोर एटॉमिक मॉडल में एटम की रेडियस, है ना, ऑर्बिट की रेडियस, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, Rn। N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में N1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है।
वैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n क्या होगा 2 होगा। z क्या है एटॉमिक जो नंबर है, z के एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए z क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मैक्सिमम केस में आपके लिए हाइड्रोजन के लिए आता है। तो रेडियस क्या है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपन z, ये क्या होता है एंगस्टन में होती है, एंगस्टन में है ये। वेलोसिटी जो होगी, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है इस ऑर्बिट में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 × 10⁶ इंटू z अपॉन मैन, वेलोसिटी किसमें होती है मीटर पर सेकंड में होगी। अब यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी इन ऑर्बिट की, वो कैलकुलेट करी जाती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन मैन स्क्वायर, एटॉमिक नंबर अपॉन में नंबर ऑफ ऑर्बिट जो ऑर्बिट में है। ये एनर्जी किसमें होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। जूल में कन्वर्ट करना है, अगर मान लो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालते हो तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में आ जाएगी जूल में आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। आपको पहले ये है टोटल एनर्जी, जो ये En है ना, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी निकालो, उसका पॉजिटिव कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब तो कह रहा है टोटल एनर्जी का क्या लेना, मोड ले लेना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी नेगेटिव होगी, पहली बात ठीक, ये आना चाहिए। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए कहे तो पहले 2πr रेडियस निकालोगे, फिर वेलोसिटी निकालोगे उस ऑर्बिट के लिए, या फिर ये फॉर्मूला याद करो 1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n3 n का क्यूब अपॉन में z का स्क्वायर, ये है सेकंड में आएगी यूनिट। तो ये बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो ये याद होने चाहिए, इजी हो जाएगा अगर आप इस पे थोड़ा सा याद करोगे तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन।